है, या मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की संयुक्त सभा होती, हमेशा दिखते हैं। और राहुल गांधी अपने भाषण में उनका नाम भी पहले के कुछ नामों में लेते हैं, कई बार सबसे पहले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को आपने कब किसी एक मंच पर एक साथ चुनावी सभा करते देखा है? जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की संयुक्त सभा होती है, या मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की संयुक्त सभा होती है, हम यह दावा करने से बचना चाहते हैं कि अमित शाह और मोदी ने कभी एक साथ सभा नहीं की है। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कहते। लेकिन राजनीति में जिस तरह से शाह और मोदी का नाम एक युग्म के रूप में, जोड़ी के रूप में लिया जाता है, क्या मंचों पर दोनों मोदी शाह की जोड़ी की तरह नजर कभी आते हैं? राहुल गांधी का रोड शो देखा कीजिए, यहां भी आपको दिखेगा कि राहुल गांधी कैसे सबके साथ, सबके बीच भाषण दिए जा रहे हैं। उनकी गाड़ी पर नेता तो होते ही हैं, स्थानीय नेता, साथ ही वे भीड़ से किसी और को बुला लेते हैं, अपनी बस या जीप पर बिठा लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समय भी राहुल लोगों के साथ, उनके बीच चलते रहे। हमने चुनावों के दौरान एक विश्लेषण किया था, उसका एक हिस्सा आपको फिर से दिखाना चाहते हैं। किस्सा यह है कि 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में पीछे पीछे चलते हैं, यानी पीछे की गाड़ी में हैं। 2024 में प्रधानमंत्री की गाड़ी पर साथ में आ तो जाते हैं, मगर ऊंचाई में काफी अंतर दिखता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय जब प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में रोड शो किया, तब वाहन पर अकेले ही सवार थे। प्रधानमंत्री की कार आगे चल रही थी और सनरूफ से अकेले वही नजर आ रहे थे। पीछे एक ट्रक चल रहा था, योगी उस ट्रक पर बाकी नेताओं के साथ थे। करीब 5 घंटे का रोड शो चला। रोड शो के बाद जब सभी गंगा किनारे आए तो यहां आप योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठा देख सकते हैं। दूसरी तरफ अमित शाह है। प्रधानमंत्री बार बार अमित शाह की तरफ झुककर बातें करते रहे। इस जगह का वीडियो करीब आधे घंटे का है। वीडियो में इस दौरान प्रधानमंत्री कई बार अमित शाह से झुककर बातें करते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, मगर योगी आदित्यनाथ से कोई बात नहीं करते। इस हाल में योगी ने उस वक्त वहां समय कैसे काटा होगा? 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में रोड शो किया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साथ होना ही था। योगी आदित्यनाथ शारीरिक रूप से कद में प्रधानमंत्री से छोटे हैं, मगर इस गाड़ी में प्रधानमंत्री को और ऊंचा किया गया। जाहिर है उनका रोड शो है तो जनता की नजर उन पर पड़नी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री का उनसे नीचे नजर आ जाना सहज नहीं लगता है। प्रधानमंत्री के रोड शो में इस तरह की व्यवस्था क्यों बनाई जाती है कि हर समय दिखता रहे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा? राहुल गांधी की रैली रिपोर्ट में एक नेता को बनते हुए, उभरते हुए देखने का मौका मिलता है। नेता बनने की प्रक्रिया में राहुल गांधी काठ के सांचे में ढाले गए नेता नहीं लगते। मुद्दों को उठाने के अलावा अपने भीतर की निडरता को समझाते हैं। राहुल गांधी की निडरता इस बात से नहीं बनी है कि दूसरे उन्हें देखते हुए सहम जाएं, ठिठुर जाएं। हो सकता है कि राहुल गांधी अभी सत्ता में नहीं है, बाकी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी जंगल में देख लो, आपको शेर अलग अलग मिलेंगे। कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से, फिर मेरा काम शेरों को एक साथ खड़े करने का है। नेता कई तरह से बनते हैं और बनाए भी जाते हैं। पीआर मैनेजर उनकी छवियां गढ़ते हैं, लाखों अरबों रुपए का खर्चा होता है छवि बनाते हुए और किसी विरोधी की छवि बिगाड़ते हुए। लेकिन पब्लिक के बीच एक नेता की छवि पहले बिगड़ते हुए और उसके बाद बनते हुए देखना अलग अनुभव है, और एक नेता की बनी बनाई छवि को 10 साल में बिखरते हुए देखना भी अलग अनुभव है। सोनीपत की सभा से राहुल गांधी के भाषण का एक अंश आपको सुनाना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको 24 घंटा टीवी पे दिखता है,
अदानी अंबानी की मीडिया जब 24 घंटा उनका चेहरा आपको दिखाते हैं तो आपको पता लग जाना चाहिए कि इस संविधान पर आक्रमण हो रहा है। आपने कभी मीडिया में किसान का चेहरा देखा है? मजदूर का चेहरा देखा है? गरीब कारीगर का चेहरा देखा है? ना। क्यों नहीं? क्या इस देश में सिर्फ अरबपति और नरेंद्र मोदी हैं? मीडिया में आपने किसी गरीब व्यक्ति की शादी होते हुए देखी है? देखी कभी? अंबानी की शादी देखी आपने? आपको मालूम है कि अंबानी जी ने अपनी शादी में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। यह किसका पैसा है? यह किसका पैसा है? आपका पैसा है। आपको शादी करवाने के लिए बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, बैंक लोन लेकर आप अपने बच्चों की शादी कराते हो। और नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा ढांचा ऐसा बना रखा है कि 25 लोग हिंदुस्तान में हजारों करोड़ रुपए की शादी कर सकते हैं, मगर किसान कर्जे में डूबकर ही शादी कर सकता है। अगर यह संविधान पर आक्रमण नहीं है तो फिर क्या है संविधान पर आक्रमण? तो यह हम बदलना चाहते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जाति गणना पर हमारे इस वीडियो में मूल रूप से दो बातों पर चर्चा होगी। जाति गणना के फैसले से पहले इसके विरोध में प्रधानमंत्री मोदी का बयान तो मिल गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान मिल गया है, लेकिन क्या बीजेपी एक भी बयान राहुल गांधी का सामने ला पाई है जो जाति गणना के विरोध में दिया गया हो? दूसरी बात, अगर हम इस बहस को बहुत पीछे ले जाएंगे तो बहस उलझती चली जाएगी और हर पार्टी और उनके पूर्वज नेता कटघरे में खड़े दिखाई देंगे, यहां तक कि सामाजिक न्याय से जुड़े नेता भी। हमें तय करना होगा कि भारत के लोकतंत्र का भविष्य धर्म की राजनीति में है या सामाजिक न्याय की राजनीति में। इसका जवाब भी वीडियो के आखिर में देने की कोशिश करूंगा, लेकिन शुरुआत कर्पूरी ठाकुर से करना चाहता हूं। बीजेपी अगर नेहरू को इस बहस में ले आई है तो नेहरू की भी बात आगे चलकर करेंगे, लेकिन तब कर्पूरी ठाकुर की भी बात कर लेनी चाहिए। मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट के बाद कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में 26% का आरक्षण लागू कर दिया और बिहार में पिछड़ों को आरक्षण दिया। उस वक्त कर्पूरी जी को कितनी गंदी गंदी गालियां दी गईं, यह सब बिहार की राजनीति की हर ईंट और दीवार में दर्ज है। जब बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, उस वक्त हमने उन पर 2 वीडियो बनाए। उम्मीद है आप उन्हें एक बार फिर से देखेंगे। बिहार में जनसंघ के साथ कर्पूरी जी की सरकार थी। जब पिछड़ों को पहली बार आरक्षण दिया गया तो नाराज जनसंघ ने सरकार गिरा दी। जनसंघ से ही बीजेपी निकली है, तो ओबीसी आरक्षण के सवाल पर सरकार गिराने का पहला रिकॉर्ड किसका है? बीजेपी का है। कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण का बड़ा रोल था राजनीतिक रूप से मंडल कमीशन के आकार लेने में। उसके विरोध में वीपी सिंह की सरकार किसने गिराई? किसने मंडल के विरोध में रथ यात्रा निकाली? और उसके सारथी आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताए जाते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर को गाली देने, ओबीसी आरक्षण के सवाल पर 2-2 बार सरकार गिराने का रिकॉर्ड किसका है? देश को धर्म की राजनीति के नाम पर सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का रिकॉर्ड किसका है? आप जानते हैं। क्या कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के विरोध में कभी किसी की सरकार गिराई है? इसलिए बहस की टाइमलाइन हमें ठीक करनी होगी। नेहरू से लेकर पटेल की बात की जा सकती है, लेकिन जाति की गणना की बात पिछले 5 साल की राजनीति की देन है। बेशक जाति गणना की राजनीति कई दशक पुरानी है। राम मनोहर लोहिया ने ही पिछड़े पावे 100 में 60 का नारा दिया। इस विचार के जनक तो वही हैं, लेकिन इस समय इस मुद्दे की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के कारण मिली और बीजेपी के विरोध के कारण भी। जाति की बहस विशाल सागर की तरह है, इसलिए हमें इस बहस को इस समय के महत्वपूर्ण नेताओं के हिसाब से देखना चाहिए कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जिस समय इस मुद्दे को उठा रहे थे,
उसी समय इस मुद्दे के जवाब में आज के बीजेपी नेता क्या कह रहे थे। जब से मोदी सरकार ने जाति गणना का फैसला लिया है, तब से सोशल मीडिया इसके विरोध में बीजेपी नेताओं के पुराने बयानों से भर गया है, जो अब इसका समर्थन कर रहे हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को महान बता रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी